नमस्कार। डॉक्टर प्रतिभा चौहान। हमारे विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे प्रयोजन मूलक हिंदी के एक महत्वपूर्ण विषय पत्र लेखन को लेकर। प्रयोजन मूलक हिंदी ऐसी हिंदी जिसका प्रयोग हम विभिन्न उद्देश्यों के लिए करते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी, इसमें हमारा अनुवाद आता है, पारिभाषिक शब्दावली आती है, पत्र लेखन आता है, यानी कि इसकी पत्रकारिता, इसकी आवश्यकता हमें जीवन पर्यंत पड़ सकती है। तो ऐसी हिंदी प्रयोजन मूलक हिंदी है। बात आती है पत्र लेखन की। पत्र लेखन हालांकि आज संचार तकनीकी का युग है। SMS, व्हाट्सएप, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके द्वारा हम संदेश भेज सकते हैं, लेकिन आज भी पत्र लेखन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कल था। क्यों? क्योंकि हम पत्र लेखन एक ऐसी विधा है जिसके द्वारा हम एक कहेंगे कि शिष्टाचार में तरीके से अपने संदेशों को, अपनी भावनाओं को, अपनी सूचनाओं को दूरस्थ बैठे व्यक्तियों तक पहुंचा सकते हैं। तो आज हम पहले हम क्या होता था कि सिर्फ डाकिये के माध्यम से पत्र लिखकर भेजते थे। और आपको मालूम होगा, आपने साहित्य पढ़ा होगा, कवियों और लेखकों ने तो बादलों के हाथ संदेश भेजे हैं, हवाओं के हाथ पत्र लिखे हैं। और आज हम जो पत्र लिखते हैं वो किससे लिखते हैं? ईमेल के द्वारा, फैक्स के द्वारा, और आप कहेंगे SMS, MMS, मल्टीमीडिया मैसेज, इनके माध्यम से आज हम अपने संदेश पत्र लिखकर पहुंचाते हैं। तो ये बात हुई कि पत्र है क्या। अब आपको समझ में आ गया कि विभिन्न भावों, विचारों, सूचनाओं, हमारे संदेशों को दूरस्थ व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए हम पत्र का माध्यम प्रयोग में लाते हैं। अब है प्रश्न उठता है कि पत्र लेखन क्या है, किस तरह, इसका स्वरूप क्या है। तो पत्र लेखन के जो हम स्वरूप की बात करते हैं तो पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। सबसे पहले हम बात करेंगे औपचारिक पत्रों की। औपचारिक पत्र वो पत्र होते हैं जो सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों में, प्रतिष्ठानों में, पुलिस कार्यालयों में, बैंक में, NGOs में विभिन्न कार्यों को संपन्न कराने के लिए या विभिन्न सूचनाओं का आदान प्रदान एक संस्था से दूसरी संस्था में या संस्था के अंदर ही करने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं बच्चों? वो कहलाते हैं हमारे कार्यालयीय पत्र या सरकारी पत्र। ठीक है। अच्छा, अब इनको हम लिखेंगे कैसे? हमने एक पत्र के, जब हम स्वरूप की बात कर रहे हैं तो एक पत्र के 3 अंग होते हैं। पहला प्रारंभ, मध्य व अंत। तो कार्यालयीय पत्र जो होते हैं, सरकारी पत्र, उनके प्रारंभ में हम क्या लिखते हैं? हम उनके प्रारंभ में लिखते हैं सेवा में, प्रतिष्ठा में। फिर हम उस संस्थान का नाम लिखेंगे जिसके को पत्र लिखा जा रहा है। फिर उसके बाद हम उस संस्थान का नाम लिखने के बाद जिस व्यक्ति को लिखा जा रहा है उसका पद का नाम लिखेंगे। ठीक है। और जो मध्य है, मध्य को हम किससे आरंभ करेंगे? महोदय, माननीय, आदरणीय, और उसके बाद अपने पत्र को विस्तार देंगे। ये हम बात कर रहे हैं जो हमारे औपचारिक पत्र होते हैं। और फिर अंत में हम जो भी पत्र लिख रहा है वो लिखेगा भवदीय। ठीक है। निवेदक, विनय, और अपना पता और नाम लिखेगा। तो ये कौन से हो गए हमारे औपचारिक पत्र में, कार्यालयीय या सरकारी पत्र। औपचारिक पत्र 3 तरह के होते हैं। पहला मैंने बताया आपका कार्यालयीय या सरकारी पत्र। दूसरे होते हैं प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र वो होते हैं जो विभिन्न संस्थानों में किसी आवेदन के लिए दिए जाते हैं, नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए या छुट्टी लेने के लिए या किसी कार्य की अनुमति के लिए वो एक संस्थान में या एक संस्थान से दूसरे संस्थान में लिखे जाते हैं। उनको कहते हैं हम हमारे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र। ये है हमारे अनौपचारिक पत्रों की बात कर रही हूं बच्चों मैं आपसे। तो अनौपचारिक पत्रों में कार्यालयीय पत्र आ गए, दूसरे हमारे आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र आ गए। तीसरा होता है व्यवसायिक पत्र। वो पत्र जो व्यवसाय को लेकर जो कार्य होते हैं, विभिन्न संबंधित काम होते हैं, उनमें जिनका प्रयोग किया जाता है। व्यवसायिक पत्रों में आएगा जैसे हमें किसी पब्लिशर से, हमें किसी किताबों के संपादक से हमें पुस्तकें मंगानी है तो वो क्या लिखेंगे? व्यावसायिक पत्र के अंदर आएगा। या एक कपड़े के व्यापारी को दूसरे कपड़े के व्यापारी को कपड़ों का जो है एक वो भेजना है, ऑर्डर भेजना है। ठीक है। एक आदेश भेजना है तो उसके अंदर कौन से पत्र आएंगे? हमारे व्यावसायिक पत्र। तो अभी मैंने आपको बताया अनौपचारिक पत्र। तो आप कह सकते हैं कि अनौपचारिक पत्र के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए आप लिखेंगे महत्वपूर्ण बिंदु अनौपचारिक पत्र के।
सबसे पहले आएगा हमारा जो भी हमारा औपचारिक पत्र लेखन होगा, सरकारी कार्यालयों में जो पत्र लिखे जाएंगे या व्यावसायिक पत्र होगा, तो उस कार्यालय का जो डायरी नंबर है, यानी कि उसमें जो पत्रों के आने और जाने की जो हमारी सूचना रिकॉर्ड होती है, उसमें उसका क्रमांक नंबर सबसे पहले आएगा, जिसको हम कहते हैं पत्र का क्रमांक नंबर या डायरी नंबर। ठीक है, ये हम इसके महत्वपूर्ण बिंदु आपको बता रही हूं, किसके, अनौपचारिक पत्र लेखन के, ताकि हमें उसका स्वरूप स्पष्ट हो जाए। नंबर 1 पत्र का क्रमांक नंबर या डायरी नंबर। दूसरे नंबर पर आएगा उस विभाग या कार्यालय और संस्था का नाम जिससे वह जो हमारा पत्र है वो जा रहा है। मान लो हमारा पत्र जा रहा है शिक्षा मंत्रालय, भारतीय शिक्षा मंत्रालय, तो आएगा भारतीय शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली। उसके बाद जो व्यक्ति उस पत्र को भेज रहा है, तीसरे नंबर पर उसका पता और पद आएगा। तो कौन भेज रहा है? डायरेक्टर, निदेशक, शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली, अमित, आप कोई भी नाम ले सकते हैं, अमित कुमार। ठीक है, तो तीसरे नंबर पर ये आ गया। उसके बाद दिनांक आएगी, कितने तारीख को ये पत्र लिखा गया, उसके बराबर में। फिर हम लिखेंगे प्रेषक का नाम व पद आ गया दिनांक के साथ साथ। फिर जिसको पत्र जा रहा है, मान लीजिए भारतीय शिक्षा मंत्रालय से पत्र जा रहा है उच्च शिक्षा निदेशालय हरियाणा। ठीक है, तो वहां पर आएगा उच्च शिक्षा निदेशालय हरियाणा पंचकुला। ठीक है, इसका पता आ गया। अब यहाँ के जो भी निदेशक है, फिर उनका पद आएगा, निदेशक और नाम आ जाएगा। तो सबसे पहले डायरी नंबर, पत्र क्रमांक नंबर, उसके बाद विभाग और कार्यालय का नंबर जहां से पत्र चला है, उसके बाद दिनांक के बाद जिसने पत्र भेजा है उसका पद वे नाम, उसके बाद जिस मंत्रालय को या जिस कार्यालय को पत्र जा रहा है। मान लो पत्र जा रहा है हमारा उच्च शिक्षा निदेशालय पंचकुला से, तो सबसे पहले उच्च शिक्षा निदेशालय पंचकुला, निदेशक और उनका नाम आएगा। फिर किसको जा रहा है? सभी कॉलेजेस को, तो उसमें आ जाएगा प्रिंसिपल्स कॉलेजेस। नीचे हम प्रिंसिपल्स की लिस्ट लगा देते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। उसके बाद संबोधन में महोदय या जो है आप लिख सकते हैं कि ज्यादातर महोदय ही हमारा यूज होता है संबोधन में। संबोधन लिखने के बाद आप विषय वस्तु पर आएंगे। मान लो विषय वस्तु हमारी है कि नई शिक्षा लागू करनी होती, तो इसमें लिखेंगे कि भारतीय शिक्षा मंत्रालय आपको आदेश देता है कि सभी जो जितने भी उच्च शिक्षा निदेशालय हैं सभी राज्यों के, उनमें उच्च शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है। तो इसके मद्देनजर आपको भी निर्देश दिए जाते हैं कि आप अपने राज्य में नई शिक्षा नीति लागू करें। तो ये क्या हो गया? हमारी विषय वस्तु हो गई। उसके बाद पत्र का शिष्टता के साथ समापन हो जाएगा। फिर प्रेषक के हस्ताक्षर। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? आपको औपचारिक पत्र लेखन की। दूसरा औपचारिक पत्र में मैंने आपको बताया व्यावसायिक पत्र, प्रार्थना पत्र, ये इसका स्वरूप हो गया। अब आता है हमारा अनौपचारिक पत्र लेखन। अनौपचारिक पत्र वो पत्र होते हैं जो हम अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को जिनको लिखते हैं, और इनमें हमें किसी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं हो सकती। हम अपने मन के भावों को, उल्हानों को, अपनी नाराजगी को और अपने आदर के भावों को बिना किसी संकोच के सहज रूप से प्रकट कर सकते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं अनौपचारिक पत्र। इन पत्रों में आपको क्या करना होता है? जैसे मैंने औपचारिक में बताया, हम आरंभ करते हैं सेवा में, प्रतिष्ठा में। यहां पर अगर हम छोटों को पत्र लिख रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे प्रिय, ठीक है, चिरंजीव है, और उसके बाद उसका नाम आएगा, प्रिय अनुज, मोहन, चिरंजीव राकेश। ठीक है, तो ये हमारा इनका संबोधन आ गया। उसके बाद हम उसको ये नाम के देने के बाद हम उसको जो है कि खुश रहो, ठीक है, ये चीज हमारे इसी में आएगी। तो ये क्या हो गया? हमारे अनौपचारिक पत्र को प्रभाव में लाने की हो गई। हम उसका नाम लिखेंगे। अगर हम बड़ों को पत्र लिख रहे हैं तो हम उसमें क्या लिखेंगे? पूजनीय। उसमें हम लिखेंगे माननीय, पूजनीय, आदरणीय, ठीक है, और फिर हम उनको अभिवादन करेंगे, चरण स्पर्श। और हम पत्र के अंत में लिखेंगे आपका प्रिय स्नेही, आपका स्नेहेच्छु, आपका कृपाकांक्षी। ये हम किसके लिए लिखेंगे? अगर हम पत्र बड़ों के लिए लिख रहे हैं। और अगर हम छोटों के लिए लिख रहे हैं तो अंत में आएगा आपका बड़ा भाई, आपके प्यार के इंतजार में आपकी बहन, तो और तुम्हारा जो है चाहने वाला। इस तरीके से हम इन पत्रों का
अंत करेंगे। तो ये हमारे कौन से पत्र हो गए? अनौपचारिक पत्र लेखन। अब आता है अनौपचारिक पत्र की रूपरेखा। रूपरेखा को स्पष्ट करने के लिए मैं आपको इसके महत्वपूर्ण बिंदु बनाऊंगी और उनको आप नोट करते जाएंगे। सबसे पहले अनौपचारिक पत्र लिखने के लिए हम क्या करेंगे? पत्र के बाईं ओर भेजने वाले का नाम और पता आ जाएगा, ठीक है, जहां से भी अनौपचारिक पत्र लिखा जा रहा है। उसका डालने के बाद हम लिखेंगे पता और नाम लिखने के बाद दिनांक, किस दिनांक को यह पत्र लिखा गया। उसके बाद प्राप्त पत्र को प्राप्त करने वाले के प्रति संबोधन, यानी कि आप अपने छोटे भाई को पत्र लिख रहे हो कि हमारे महाविद्यालय में किस तरह हर्षोल्लास के साथ जो है हमारा वार्षिक उत्सव मनाया गया। तो आप लिखोगे प्रिय स्नेहा, प्रिय स्नेह में जो है अरुण, ये आपने उसको लिख दिया। फिर आप उसको लिखेंगे ढेर सारा प्यार, ठीक है, आपने उसको संबोधन किया। अब उसके बाद आप पत्र को लिखना शुरू करेंगे, ठीक है, आपने अभिवादन कर दिया, उसको प्यार कर दिया। अगर हमने पूज्य पिताजी को लिखा हुआ होता तो आप लिखते चरण स्पर्श, नमस्कार, ठीक है। फिर हमने पत्र के विषय को विस्तार दे दिया कि इस तरह से हमारे महाविद्यालय में वार्षिकोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि जो है हमारी यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे। इस तरह से हमने आपको आयोजन के बारे में बता दिया। फिर आप लिखेंगे बाईं ओर, आपने पत्र को समापित कर दिया। उसके बाद आप लिखेंगे जो उसको प्राप्त करेगा, ठीक है, लेखक को उसको प्राप्त करने वाले से आपका जो संबंध है, आपका बड़ा भाई, ठीक है। बाईं ओर ही हमने बाईं ओर ही पता लिखा और बाईं ओर ही हम अपना संबंध लिखेंगे, आपकी बड़ी बहन, आपका बड़ा भाई या आपका बेटा, और उसके बाद अपना नाम लिखेंगे और इस तरह से हम इस पत्र का समापन करेंगे। तो आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा पत्र लेखन का स्वरूप, औपचारिक पत्र का, अनौपचारिक पत्र का। पत्र के दो प्रकार होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। और औपचारिक जो पत्र लेखन है वो फिर से 3 तरह का होता है, कार्यालयी पत्र, सरकारी पत्र, नंबर 2 पे व्यावसायिक पत्र और नंबर 3 पर प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र। अब हम बात करते हैं कार्यालय पत्र। कार्यालयों में सबसे ज्यादा आज हम जो अपने नातों से, रिश्तेदारों से और जो हमारे प्रेम संबंधी हैं उनसे हम बात कर लेते हैं फोन पर, और बहुत सारे माध्यम से हम उन व्हाट्सएप पर चैट भी कर लेते हैं। लेकिन पत्र लेखन सबसे महत्वपूर्ण है कार्यालय के कार्यों में, ठीक है, व्यावसायिक कार्यों में। वहां जितने भी कहते हैं कि कागज बोलते हैं, वहां जितने भी कार्य होते हैं ताकि हमारे पास ऑर्डर देने का या हमारे आदेश देने का हमारे पास प्रॉपर एक सबूत रहे, तो वहां पर पत्र लेखन की जो विधा है उसका विस्तृत रूप से प्रयोग होता है। तो प्रश्न है कि कार्यालय पत्रों की क्या विशेषता है। जब हम कार्यालय के लिए पत्र लिखते हैं, मान लो आप सरकारी नौकरी में जाते हैं, किसी कार्यालय में काम करते हैं या आप किसी व्यावसायिक केंद्र में काम करते हैं और वहां आपको पत्र लिखना होता है पुस्तकें मंगाने के लिए, कोई आदेश देने के लिए, या आपने नाइक से, रिबॉक से कोई चीज खरीदी तो आप उस कंपनी को मेल करेंगे और मेल पत्र के माध्यम से जाएगी, तो वो किस तरह से आप उनको लिखेंगे। तो ये क्या होते हैं? कार्यालय पत्र और व्यावसायिक पत्र। नंबर 1, इन पत्रों के लिए सबसे जरूरी शर्त है पहली, परिशुद्धता। कार्यालय पत्र में जो लिखा जाए वह पूर्ण जानकारी के साथ प्रमाणिक और शुद्ध हो। हमने यह वस्तु खरीदी, इसका यह ऑर्डर नंबर था, इस तरीके को तारीख को ली और इसमें ये कमी आई, ठीक है। ये व्यावसायिक पत्र का मैंने उदाहरण बनाया। और कार्यालय पत्र है तो इस तारीख को महाविद्यालय से मुझे आदेश मिले, इतना मेरा क्रमांक नंबर है और इसके तहत मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। यानी कि हमारे पास स्पष्ट जानकारी हो जो हम बताना चाह रहे हैं या जो हम पूछना चाह रहे हैं। नंबर 2, पहली शर्त क्या हो गई? हमारी परिशुद्धता। दूसरी है सरकारी या कार्यालय पत्र में जितनी भी सूचनाएं हैं, जिस विषय को लेकर हमें पत्र लिखना है उसकी हमें एक रूपरेखा बना लेनी चाहिए ताकि उस पत्र को लिखते समय कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु हमसे ना छूटे। अगर हम किसी कार्यालय को जवाब में हमें पत्र लिख रहे हैं और हमारे कोई महत्वपूर्ण बिंदु छूट जाता है तो वो हमसे अगली बार फिर पत्र लेखन के माध्यम से जवाब मांगेंगे। इसलिए सरकारी पत्र की, कार्यालय पत्र की हमको सुचारू रूप से रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए ताकि कोई जरूरी बिंदु ना। परिशुद्धता। तीसरी बात यथार्थपरक, और सबसे अहम बात जो है उसकी रूपरेखा को हमें अंकित कर लेना चाहिए। अगली बात आती है स्पष्टता एवं पूर्णता। पत्र में प्राप्तकर्ता को आप पूरी बात स्पष्ट रूप से समझ में आनी चाहिए। आपको इस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए कि जो हमसे वो पूछना चाह रहा है या हम उसको जो संदेश देना चाह रहे हैं, सूचना देना चाह रहे हैं, वह हिंदी के
आम बोलचाल में सहज रूप से प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाए ताकि उसको बात समझ में आ जाए। यानी कि पत्र लेखन में हमें समाज शैली और आप कहेंगे अलंकार और मुहावरे, इन सब से बचना चाहिए। अलंकारिक भाषा का प्रयोग हमें पत्र लेखन में नहीं करना चाहिए। स्पष्टता एवं पूर्णता उसी से आएगी। उसके बाद जो बात मैं कहने जा रही थी, उपयुक्त भाषा का चुनाव। सरकारी पत्रों में, कार्यालयी पत्रों में जो हमारी स्वीकृत शब्दावली है हिंदी की है, यानी कि जो हमारी स्टैंडर्ड हिंदी है, मानक हिंदी है, उसके शब्दों का प्रयोग हमें करना चाहिए। अलंकृत भाषा का प्रयोग उसके स्थान पर नहीं होना चाहिए। यानी सरल, सटीक, मानक हिंदी भाषा का प्रयोग हमें कार्यालयी पत्रों में करना चाहिए। संक्षिप्तता, कम शब्दों में अपने पत्र के उद्देश्य को हम स्पष्ट करने की क्षमता रखते हो। जब हम पत्र को लिख रहे हो तो हमारे अंदर इतनी क्षमता हो कि हम कम से कम शब्दों में अपने उद्देश्य को स्पष्ट कर सकें और पत्र में अपनी बात को कह सकें। शैली एक बहुत, पत्र शैली में ही हमें पत्र को लिखना चाहिए। कार्यालयी पत्र लेखन के लिए प्रचलित शैली, जो कि मानक शैली है, जो हिंदी का मानक रूप है, उसमें जिस शैली को स्वीकृत किया गया उसी में हमको पत्र लेखन करना चाहिए। शिष्टाचार का निर्वाह, संबोधन के प्रारूप में हम आरंभ में लिखेंगे कि प्रतिष्ठा में, सेवा में जो भी शिष्टाचार के शब्द हैं, या आपका भवदीय, विनीत, इन शब्दों का प्रयोग हमें पत्र लेखन में मतलब पूरे शिष्टाचारवश, पूरे कहेंगे कि आप एक सिस्टमेटिक वे में, एक प्रबंधित तरीके से हमें इन सब का प्रयोग करना चाहिए। ये हो गया हमने किस तरह से पत्र लिखना है। तो आपको समझ में आ गई होगी कि पत्र लेखन की क्या विशेषताएं, स्पष्ट होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, एकान्विति। पत्र लेखन में जो एक विशेष बात है वो ये है कि हमें पत्र जिस उद्देश्य को लेकर लिख रहे हैं, जो हम सूचना देना चाह रहे हैं या जो हमारी समस्या है, मान लो हम किसी जो है उसको संपादक को पत्र लिख रहे हैं किसी अखबार के, और हम उसको बताना चाह रहे हैं कि हमारी गली में जो क्या कहेंगे आवारा पशु हैं, और जो आवारा पशु कह सकते हैं आप, जैसे उनका हमारी गली में बहुत जमावड़ा रहता है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, और हम उसकी तरफ सरकार का ध्यान इंगित कराना चाह रहे हैं अखबार के माध्यम से, तो हमें उसी विषय पर फोकस होना चाहिए, हमारी बात इधर उधर घूमे नहीं, यानी कि एकान्विति पत्र में होनी चाहिए। ये विशेष बिंदु थे जो मैंने आपको पत्र लेखन की विशेषताओं के बारे में बताए कि कार्यालयी पत्र, सरकारी पत्र, किस तरह से अनौपचारिक पत्र को किन बातों में हमें ध्यान रखना चाहिए। ये तो हो गई हमारी बात। अब ये आता है कि कार्यालयी पत्र कौन कौन से होते हैं। कार्यालय तो बहुत तरीके के होते हैं और हम उनको किस तरह से उनका प्रयोग में आते हैं, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बहुत बार आता है कि कार्यालयी पत्रों के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। नंबर 1, सरकारी पत्र। सरकारी पत्र जो टोटली सरकारी पत्र होते हैं, जो सरकारी कार्यों के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के बीच लिखे जाते हैं, या राज्य सरकार से उसके विभिन्न जो कार्यालयों के बीच में जिनका आदान प्रदान होता है, उनको हम क्या कहते हैं, सरकारी पत्र। यानी कि जो पूर्णतः सरकारी कार्यों के लिए जो पत्र यूज होते हैं उनको हम सरकारी पत्र कहते हैं। अर्ध सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र को हम सरकारी पत्र व व्यक्तिगत पत्र का मिश्रित रूप कह सकते हैं। इसमें भी सरकारी पत्र की तरह सबसे पहले पत्र का क्रमांक नंबर आएगा, संख्या आएगी, कार्यालय का पता भी लिखा जाएगा, स्थान और तिथि भी लिखी जाएगी, लेकिन इसकी जो अहम बात है, यह कर्मचारी द्वारा ही जिस कार्यालय में वो कार्य कर रहा है वहीं पर यह पत्र लिखे जाते हैं, इसलिए इनको अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। मान लो एक महाविद्यालय में किसी प्रोफेसर को विशेष कार्य की अनुमति के लिए प्राचार्य ऐसे कोई अनुमति लेनी है और वह उसके लिए पत्र लिखता है, तो यहाँ पर पत्र का क्रमांक नंबर भी डलेगा। उसी तरह से इसको हम अनौपचारिक तरीके से लिखेंगे, लेकिन यह अर्ध सरकारी पत्र कहलाते हैं। आपको मैंने बताया सरकारी और अर्ध सरकारी में अंतर्गत। सरकारी पत्र विभिन्न मंत्रालयों के बीच या विभिन्न सरकारी दफ्तरों के बीच में लिखे जाते हैं, जबकि अर्ध सरकारी पत्र एक ही सरकारी कार्यालय में उसके विभिन्न कार्यकर्ताओं के बीच, कर्मचारियों के बीच और अधीनस्थ कर्मचारी से उसके जो अध्यक्ष होता है या उसका जो इंस्टीट्यूट का, उस संस्थान का जो मुखिया होता है, उसके लिए लिखे जाते हैं अर्ध सरकारी पत्र। तीसरा होता है कार्यालयी आदेश।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्यालयी आदेश क्या होते हैं? कार्यालयी आदेश के अंतर्गत सरकारी या अन्य कार्यालयों में नियमों को लागू करने के लिए, नियुक्ति के लिए, छुट्टी जो है छुट्टी का प्रसारण करने के लिए, अवकाश कार्यों के लिए जो सूचना दी जाती है, जो आदेश दिए जाते हैं, उनको हम कार्यालयी आदेश कहते हैं। इन पर डायरी नंबर अवश्य लगता है, लेकिन कोई भी संबोधन शैली नहीं होती है। सबसे ऊपर कार्यालय का नाम आता है, उसके बाद डायरी नंबर और दिनांक के बाद फिर जो है पत्र का आरंभ हो जाता है कि आपको सूचना दी जाती है या आप सभी अधीनस्थ कर्मचारियों को ये निर्देश दिए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम विषय पर आ जाते हैं और इसमें नीचे जो मुखिया होता है उसके सिग्नेचर होते हैं और पद नहीं लिखा जाता है, ठीक है। और अगर ये बहुत सारे कर्मचारियों को कार्यालयी आदेश दिए जाते हैं तो उसके नीचे उन कर्मचारियों की लिस्ट बन जाती है, या जिन संस्थानों को दिए जाते हैं उसके बाद 1 2 3 कर उनके नंबर लगा दिए जाते हैं। तो सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालयी आदेश, उसके बाद होता है ज्ञापन। ज्ञापन भी पत्र लेखन का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ज्ञापन का प्रयोग जनता द्वारा सरकारी मंत्रालयों के मध्य होने वाले पत्र व्यवहार में किया जाता है। यानी कि जनता अगर सरकार के किसी कार्य से संतुष्ट नहीं है तो वो किसी भी सरकारी कर्मचारी को, वो आप कहेंगे कि जिलाधिकारी डीसी हो सकता है हमारा, एसडीएम हो सकता है, या किसी भी विशेष मंत्रालय का हमारा मंत्री हो सकता है, उनको जनता उन स्थितियों से अवगत कराने के लिए एक ज्ञापन देती है जिसको कहते हैं मेमोरेंडम, ठीक है। तो वो भी एक पत्र का ही माध्यम है। उसमें बाईं तरफ उसका नाम आ जाता है जिस मंत्रालय को पत्र लिखा जा रहा है, और उसमें भी संबोधन शैली का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। और ज्ञापन का प्रयोग विभिन्न कार्यालयों में अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा भी किया जाता है कि अगर वो किसी कार्य के लिए, विशेष कार्य के लिए अपने जो इंस्टीट्यूट है, संस्थान है, उसके हेड का ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं। मान लो महाविद्यालय में कर्मचारियों के बैठने के लिए, या किसी भी सरकारी आप कहेंगे ट्रेजरी कार्यालय हम उठा लेते हैं, ठीक है। तो वहां पर अगर उचित व्यवस्था नहीं है पानी की, तो वहां के जितने भी अधीनस्थ कर्मचारी हैं वो ज्ञापन करेंगे, उस पर एक बाईं तरफ वो सारे सिग्नेचर करेंगे और उस संस्थान का नाम लिखा जाएगा जिसको ज्ञापन दिया जा रहा है, और वो अवगत कराएंगे कि उनको इस कार्य में असुविधा हो रही है। तो ये क्या हो गया हमारा ज्ञापन। उसके बाद आता है पत्र लेखन में, कार्यालयी पत्रों में हमारा अधिसूचना। सरकार की तरफ से जन सामान्य एवं सरकारी कार्यालयों के संज्ञान के लिए राजपत्र में प्रकाशित सूचना है अधिसूचना। राज्य सरकार ये अधिसूचना जारी करती है कि इतने से इतने तक इस क्रमांक के नंबर इस संसद में हुई इस जो है अधिवेशन के अंतर्गत सभी महाविद्यालयों में ये नई शिक्षा नीति लागू होगी। तो ये क्या होगी? अधिसूचना, ठीक है। या हमारा सीसीएस सिस्टम अधिसूचना के माध्यम से ही लागू हुआ, तो वो क्या कहलाती है? अधिसूचनाएं। अब हमने ज्ञापन पढ़ाया, ज्ञापन का एक बड़ा विस्तृत रूप होता है, एक कार्यालयी ज्ञापन भी होते हैं। विभिन्न सरकारी मंत्रालयों के द्वारा पारस्परिक व्यवहार में जिन पत्रों का आदान प्रदान किया जाता है, यानी कि एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में, या ट्रेजरी कार्यालय से आप किसी महाविद्यालय में चले जाएंगे, या किसी मान लो कोई सरकारी हॉस्पिटल है और वो कैंप लगाना चाहता है किसी स्कूल में, किसी महाविद्यालय, तो वह कार्यालयी ज्ञापन के माध्यम से उसमें सूचना देगा कि वो अपना कैंप इतने तारीख को इस विषय को लेकर लगाने जा रहे हैं। तो ये मैंने आपको बताया विभिन्न पत्रों के स्वरूप के बारे में, पत्रों के प्रकार के बारे में और पत्र की विशेषताओं के बारे में। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे विद्यार्थियों को समझ आया होगा और वो पत्र लेखन को परीक्षा के मद्देनजर अच्छे तरीके से कर लेंगे। अब बात आती है इसके प्रश्न उत्तरों को लेकर। जो पहला प्रश्न है वो क्या है? वो बनता है कि पत्र लेखन क्या है, इसके स्वरूप को स्पष्ट कीजिए और पत्र लेखन कितने प्रकार का होता है। यहाँ बताएंगे कि पत्र लेखन में भावों को, विचारों को, सूचनाओं को, संदेशों को और समस्याओं को हम पत्र के माध्यम से दूरस्थ बैठे व्यक्तियों तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। और पत्र लेखन 2 प्रकार का होता है, औपचारिक एवं अनौपचारिक। और अनौपचारिक पत्र लेखन में हमारे शौक पत्र, संदेश पत्र, शुभकामना पत्र जो हम अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को लिखते हैं और जिनमें किसी औपचारिकता का निर्वाह नहीं किया जाता,
ठीक है। और औपचारिक पत्र लेखन, इनमें सरकारी पत्र आते हैं, कार्यालयी पत्र आते हैं, व्यावसायिक पत्र आते हैं, आवेदन पत्र आते हैं, जिनको एक शिष्टाचार के अनुरूप औपचारिकता में और शुद्ध मानक हिंदी के प्रारूप के अनुसार लिखा जाता है, उनको हम औपचारिक पत्र कहते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दूसरा हमारा प्रश्न बनता है, पत्र लेखन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी कि पत्र लेखन की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं जिनके होते हुए पत्र लेखन हमारा एक विशिष्ट रूप से आकर्षण और समय के अनुरूप संक्षिप्त होना चाहिए। नंबर 1, स्पष्ट होना चाहिए। पत्र लेखन में हमें जो हम बात लिखना चाह रहे हैं या जो हम कार्यालय में आदेश देना चाह रहे हैं या हम जो संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं वो स्पष्ट होना चाहिए। दूसरी विशेषता, एकान्विति। एकान्विति मतलब जिस विषय पर हम लिखना चाह रहे हैं, संपादक को पुस्तक मंगाने के लिए लिखना चाह रहे हैं या किसी अखबार के संपादक को हम अपनी समस्या से इंगित कराने के लिए लिखना चाह रहे हैं, तो हमें उस ही विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसको कहते हैं एकान्विति। स्पष्ट होना चाहिए, एकान्विति होनी चाहिए। सहजता, यानी कि जो पत्र लिखा जाए उसमें क्लिष्ट भाषा का प्रयोग ना हो। ऐसी मानक हिंदी का हम प्रयोग करें कि पत्र को पढ़ने वाला उसको अच्छे से समझ सके और जो बात हम पत्र के माध्यम से कहना चाहते हैं उसका संप्रेषण आराम से सुचारू रूप से हो सके। ठीक है। नंबर 4 है, मैंने आपको बताया, स्पष्टता, एकान्विति, सहजता, यथार्थता। अगर हम कार्यालयी पत्र लिख रहे हैं, हम सरकारी पत्र लिख रहे हैं, व्यावसायिक पत्र लिख रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, तो वो पत्र यथार्थ के अनुरूप होने चाहिए। हमारे पास उस विषय को लेकर पूरे बिंदु होने चाहिए, पूरी सामग्री होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए और हम यथार्थ से भरा हुआ पत्र हमें लिखना होता है। यानी कि जो बात सच है वो हमें पत्र में लिखनी है। संक्षिप्तता, संक्षिप्त होना चाहिए, छोटे शब्दों में हम अपनी बात को पूर्णता के साथ कह सकें। और प्रभान्विति, पत्र में इस तरह के गुण होने चाहिए कि पढ़ने वाला उसमें प्रभावोत्पकता आ सके, पढ़ने वाले को लगे कि उसका ध्यान आपके विषय की तरफ जाए, ऐसा गुण पत्र में होना चाहिए। मौलिकता, पत्र मौलिक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, विषय के अनुरूप होने चाहिए। ये सारी हमारी विशेषताएं हैं पत्र की। ये मैंने आपको बता दी, पत्र के प्रकार बता दिए। और अगला हमारा प्रश्न बनता है कि कार्यालयी पत्रों की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। ये मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ, कार्यालयी पत्रों की हमारी क्या विशेषताएं होनी चाहिए। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न बनता है कि कार्यालयी पत्र कितने प्रकार के होते हैं। कार्यालयी पत्र मैंने आपको बता चुकी हूँ, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, ज्ञापन, ठीक है, अधिसूचना, कार्यालयी ज्ञापन, परिपत्र, ये सारी हमारे सरकारी पत्रों के प्रकार हैं। उसके बाद अगला प्रश्न बनता है इसमें, व्यावसायिक पत्रों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए और व्यावसायिक पत्र किस तरह से लिखे जाते हैं। व्यावसायिक पत्रों में भी सरकारी पत्रों की तरह क्रमांक नंबर यूज होता है और उसी तरह से जिसको हम भेज रहे हैं, जहाँ से पत्र भेजा जा रहा है उसका पद आएगा, उसका कार्यालय का नाम आएगा, उसके बाद जिसको हम पत्र भेज रहे हैं उसका नाम और पद आएगा और उसके बाद विषय, किस विषय पर हम इस पत्र को लिख रहे हैं। तो ये सारी हमारी विशेषताएं हो गई और मैंने आपको पत्र लेखन को विस्तृत रूप से समझाने की कोशिश की है। मुझे पूरा विश्वास है आप इसके प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे, लिखेंगे और अच्छे से समझकर परीक्षा के मद्देनजर आप इनको तैयार करेंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं।